हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के इस लेक्चर में बच्चों पूरा बेसिक रहेगा। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। मतलब जैसे दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार से बंध बनता है और उनकी संरचना किस प्रकार से बनती है बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे। जैसे संकरण वगैरह और कई सारे सिद्धांत इस चैप्टर में आप लोग सीखोगे। तो भाई साहब, आज का जो बेसिक लेक्चर है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई देखो, जो पहला लेक्चर होता है दूसरे लेक्चर के लिए नींव साबित होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और बच्चों, जिनको भी नोट्स लेना हो कि यदि आप लोगों को 11th क्लास का नोट्स चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, 9685299149 9685299149। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। इस पे आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सअप में जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं रासायनिक आबंधन के बारे में। जैसे आप सबको पता होगा बच्चों कि कोई भी परमाणु या तो स्वतंत्र अवस्था में एक परमाणु के रूप में होता है या तो किसी अन्य परमाणु से जुड़ करके अणु के रूप में होता है, यौगिक के रूप में होता है। अब कोई भी परमाणु अपने आप में एक सिंगल परमाणु कब होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तब आपको यहां पर हम दो परमाणुओं के संयोग के बारे में समझाएंगे। जैसे बच्चों, आपका हीलियम है, आपका नियान है, आपका आर्गन है, ये 18वें समूह के एलिमेंट है बच्चों। 18वें समूह के एलिमेंट हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसका तो हो जाएगा आपका 1s2। एक ही कोष है बच्चों, और एक ही कोष में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। इसमें यदि बात करें बच्चों तो 1s2 और यहाँ पर आपका 2s2 फिर 2p6 हो जाता है। इसमें बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें होता है। अब यदि किसी भी आपके पास कोई भी परमाणु है, यदि उसके बाह्यतम कोष में, जिस संयोजी कोष में पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले में आपका बच्चों जैसे आपका नियान है, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। और इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 3 3 6 7 1 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो दे सकता है। ठीक है, समझिएगा, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो देता है। अष्टक पूरा है इसमें, यानी बाह्यतम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन ना ही लेता है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, इस कारण से यह एक परमाणु है ना। एक परमाणु का मतलब होता है सिंगल परमाणु के रूप में होता है। लेकिन यहीं पे यदि मान लीजिए इसमें अष्टक में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ना होते, यानी जो आपका संयोजी कोष है बच्चों उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन ना होते, तो दूसरे के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता, दूसरे से जुड़ने की कोशिश करता, तो फिर वो द्विपरमाणु भी बना सकता है, त्रिपरमाणु भी नाभिक बना सकता है, कई सारे बहुपरमाणु अणु का भी निर्माण कर सकता है। तो यदि कोई पूछ दे कि मान लीजिए जो आपका हाइड्रोजन है बच्चों वो H2 के रूप में पाया जाता है, जबकि जो मान लीजिए नियान है वो सिंगल एक परमाणु है ना, ये जबकि ये अणु के रूप में पाया जाता है, सिंगल परमाणु के रूप में नहीं पाया जाता। तो इसका रीजन यही है कि नियान का जो है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए वो बंध बनाने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वो बच्चों केवल एक परमाणु है, यानी सिंगल परमाणु के रूप में रहता है। ठीक बच्चों, चीजें क्लियर हुआ। अब मैं आपसे एक चीज और शेयर कर रहा हूं कि मान लीजिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे आप कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ले लो जिसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे बच्चों मैं सोडियम की बात करता हूं, ठीक है, बढ़िया एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। पूरा बेसिक है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पूरा बेसिक अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 फिर बच्चों 2p आपका 2 2 4 और 4 6 10 हो जाएगा, 4 6 10 फिर 3s1। अब भाई जो बाह्यतम कोष है देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मैं थोड़ा सा लुईस संरचना बनाता हूं। ये आपका बच्चों यहाँ पे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में बच्चों, दूसरे कोष में बताओ
तो 2 6 8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और किसी के साथ बंध बना सकता है। इसलिए जैसे मान लीजिए Na की क्रिया Cl से होती है बच्चों, तो NaCl के रूप में ये प्राप्त हो जाता है, अणु के रूप में ये बन जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे नहीं भरे हैं। जो भी परमाणु हैं बच्चों, वो 18वें समूह के तत्वों के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, स्थायी होने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से शून्य समूह के गैस को परमाणु को अधिक स्थायी होता है बच्चों, उसी प्रकार से सारे के सारे जो आपके परमाणु हैं वो शून्य समूह के बराबर, 18वें समूह के बराबर स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को प्राप्त करने के चक्कर में किसी परमाणु से भी क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे H2O की बात करते हैं बच्चों, H2O तो ये ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इनमें एक एक बंध बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से ये आपके द्विपरमाणु के रूप में है, यानी 2 परमाणु यहाँ पर है, 2 प्रकार से परमाणु हैं। फिर बहुपरमाणु भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे 1 2 3 परमाणु होंगे, तो इसको हम बहुपरमाणु का नाम देंगे। लेकिन जैसे आपका CO है बच्चों, NO है बच्चों, है ना, जैसे HCl है बच्चों, इसमें 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु है। तो इस तरीके से कोई भी परमाणु या तो स्वयं अकेला रहता है या तो किसी के साथ जुड़कर रहता है। अब जब जुड़ता है तो कुछ ना कुछ लगाव होता है, 2 परमाणुओं के बीच बल होता है, उसी बल को बोलते हैं बच्चों बंध, शक्ति, क्षमता, पावर। देखिएगा धीरे धीरे हम उसी लाइन पे आ जाएंगे जो हम आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन जब बेसिक से हम समझाएंगे तभी तो चीजें क्लियर कर पाएंगे बच्चों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा आप स्टार्टिंग से पूरा देखा करें। अब मैंने कहा कि भाई 2 परमाणु हैं, उनके बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, तो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं और बंध बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनके बीच एक लगाव होगा, एक आकर्षण होगा, एक बल होगा, उसी को बोलेंगे बच्चों हम क्या, बंध। क्या बोलेंगे, बंध या शक्ति, जिसे हम रासायनिक आबंध कहेंगे, और यह प्रक्रिया रासायनिक आबंधन कहलाती है। कितना बढ़िया है, देखो भाई रासायनिक आबंधन की परिभाषा कितना सिंपल है बच्चों, कि अणु में उपस्थित परमाणु जिस आकर्षण बल, शक्ति या बंध से जुड़े रहते हैं वह रासायनिक आबंध कहलाता है, तथा रासायनिक आबंध बनने की प्रक्रिया रासायनिक आबंधन कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे हमने कहा कि जो आपका हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में होता है। क्यों, तो भाई एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को स्थायित्व प्रदान करते हैं और इनके बीच जो आकर्षण लगता है वो बच्चों आकर्षण बल जो है वही आबंध कहलाएगा, और यह प्रक्रिया जो है बच्चों रासायनिक आबंधन कहलाएगी। अब कहोगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में कैसे स्थायी, भाई पहला जो कोश होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो पास में स्थित पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकता है। जैसे NaCl की मैं बात करता हूं, NaCl तो सोडियम में बच्चों, सोडियम में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि भाई साहब इसमें आपस में बंद होती है, तो ये देखो ये आपके साथ थे, एक इसके साथ जुड़ गया तो 8 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये अष्टक का नियम फॉलो हो गया, सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों के साझा से इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वही रासायनिक आबंध कहलाता है बच्चों, और ये प्रक्रिया है रासायनिक आबंधन कहलाता है। बहुत कुछ बेसिक चीज आपने सीखा होगा बच्चों। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी परमाणु में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक आबंध बनने के लिए एक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए क्या करेगा, बंध बनाने के लिए
जो संयोग करेगा उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाया है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, बंध बनाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं बच्चों, जो बंध बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगला जो हमारा है बच्चों वो संयोजकता है। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता की एक परिभाषा हमने पिछले चैप्टर में भी कराया था। संयोजकता की एक परिभाषा हमने पिछले चैप्टर में कराया था कि कोई भी परमाणु जो है कितना क्लोरीन का परमाणु जोड़ सकता है या कितना हाइड्रोजन का परमाणु जोड़ सकता है, उसकी क्षमता संयोजकता कहलाती है। या कि आप कह सकते हैं कि अष्टक प्राप्त करने के लिए, नहीं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग दे या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, वो आपकी उसकी संयोजकता कहलाती है। देखना बच्चों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा संयोजकता है क्या। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर रहता है। ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, संयोजकता ऋणात्मक नहीं होता बच्चों। अब जैसे मैं बात करता हूँ पहले समूह की, पहले समूह की बात करता हूँ बच्चों, एस की बात करता हूँ। पहले समूह में इसका एक ही होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है। ठीक है, जैसे हम दूसरे समूह में चलते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका दूसरे समूह में क्या है? बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। संयोजकता कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हो गया। फिर बच्चों आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, और ऐसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं हम। जैसे आप बोरान ले लो, बोरान के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें बच्चों 3 इसकी संयोजकता होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। ठीक है, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन में चलेंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, तो इसका 4 हो जाएगा बच्चों। फिर आगे कार्बन के बाद क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बच्चों। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा? पहले में 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 था, 4 था, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन के कारण 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। फिर बच्चों 16वें समूह की बात करेंगे तो 16वें समूह का 2 हो जाएगा, फिर 17वें समूह का 1 हो जाएगा और 18वें समूह का 0 हो जाएगा। ये इनकी संयोजकता है। क्या बच्चों? संयोजकता है। ऑक्सीकरण संख्या जब लेते तो नाइट्रोजन का -1 होता, -3 है ना, 16वें समूह का -2, 17वें समूह का -1। जब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं बच्चों, तब की बात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो संयोजकता भी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि क्लोरीन का संयोजकता बता दो तो आप आसानी से बता दोगे सर क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना बच्चों? 7। जैसे क्लोरीन है इसका आप देखो 17 होता है बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, पहला कोश है, दूसरा कोश हो गया। फिर तीसरे कोश में 2s2 2p5, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 7 में कितना चाहिए कि 8 हो जाए? तो 1 चाहिए, तो इसकी जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। ऐसे 17वें समूह के जितने भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सभी का बच्चों, इन सभी का जो आपका संयोजकता होगा वो 1 ही होगा। ऑक्सीकरण संख्या भले -1 रहे लेकिन संयोजकता 1 ही रहेगा। और बच्चों आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क देता हूं। आप लोग 18वें समूह अर्थात अक्रिय गैसों के तत्वों का नाम याद करिएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अब कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर के लास्ट में एक छोटा सा आपको होमवर्क दे दूंगा। पहला लेक्चर था ये बेसिक से संबंधित है, बाकी आगे चलकर आपको क्रम से हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही करते हैं बच्चों, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम लेक्चर लाने की कोशिश नहीं करते। बस आप लोगों से यही गुजारिश रहता है कि नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए, ताकि आप लोगों का भी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। बाकी पर्सनल नंबर शेयर किया हूँ, जिनको नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। नोट्स आपको लेना है तो नोट्स ले लीजिए और प्रॉपर रूप से तैयारी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।